हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। तो हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है या फिर हम जो यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को पढ़ाते हैं, उसमें क्या कर रहे हैं कि जो भी करंट अफेयर चर्चा में है हम उसका स्टेट पोर्शन को बेहतर तरीक़ा से करते हैं, अर्थात जो सिलेबस में है, जो बीपीएससी यूपीएससी के सिलेबस में जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है हम उन पर चर्चा करेंगे और उनको हम बेहतर तरीक़ा से तैयारी करते हैं ताकि आपका जो आगामी परीक्षा है उसमें कोई दिक्कत नहीं हो और आप बेहतर तरीक़ा से आपका प्रिपरेशन हो सके। तो हमारी जो भूमिका है मात्र सहयोगात्मक है, बाद बाकी आप लोग अध्ययन करेंगे। हमारा काम होता है कि हम फैक्ट को इकट्ठा करते हैं और अपने जीवन का जो अनुभव है हमारे एग्ज़ाम के प्रति, वो आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि जनगणना से अगर आप स्टेट पीसीएस को देखेंगे, बीपीएससी को देखेंगे या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूपीएससी को देखेंगे तो सेंसस का इस्तेमाल बहुत एग्जाम में होता है। आप देखेंगे कि 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे स्टेट पीसीएस में 5-5 क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे बीपीएससी को देखेंगे तो बीपीएससी में जनगणना से प्रत्येक वर्ष 4-5 प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब मुख्य परीक्षा भी अगर आप देते हैं पीटी पास करने के बाद तो कुछ जनगणना का फैक्ट होना चाहिए, क्योंकि जनगणना जो होता है उसमें सामाजिक इंडिकेटर होता है, कुछ सोशल इंडिकेटर होता है डेवलपमेंट का, फिर इकोनॉमिकल इंडिकेटर होता है डेवलपमेंट का। उन सभी चीज़ों का क्या किया जाता है, डेटा को संग्रह किया जाता है। तो डेटा कलेक्शन किया जाता है, इसलिए ज़रूरी होता है। तो प्री और मेंस के लिए बराबर स्तर के लिए ज़रूरी है। साथ में आप इंटरव्यू भी देंगे तो जनगणना से जुड़ा हुआ फैक्ट इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि एक बेसिक आपको आइडिया क्रिएट करना एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। साथ में अगर हम कोई चीज़ चर्चा में होता है तो उस छोटी छोटी टॉपिकें होती हैं जिनसे यूपीएससी बारंबार सवाल पूछ लेता है, आपको पता नहीं लग चलेगा, लेकिन हम उसको क्या कर लेंगे, सरल तरीक़ा से आपको बताने का प्रयास करेंगे। कोई ऐसा भी शब्द हो जिसका मायने आप नहीं जानते हो तो हम आगे बताएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि जनगणना पर एक बेसिक आप लोगों को आइडिया दे देते हैं, उसके उपरांत जो है हम इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले जनगणना की, अगर हम जनगणना की बात करें, इसको सेंसस की बात करें, तो सबसे पहली बार भारत में अगर आप देखेंगे जनगणना कब हुआ तो 1872 में पहली बार हुआ था। तो आप इसको याद रखेंगे, 1872 में पहली बार हुआ था। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम क्या था, लॉर्ड मेयो थे। तो लॉर्ड मेयो आप याद रखेंगे, लॉर्ड मेयो के समय में जो है भारत की पहली जनगणना हुआ था। और ये जनगणना जो हुआ था, आप इसको भी याद रखेंगे कि ये जनगणना जो है पूर्णतः संगठित नहीं था, यूँ कहें कि पूरे भारत में नहीं हुआ था। तो इसको आप याद रखेंगे। तो दूसरा जो जनगणना हुआ जहाँ से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई वो जो तिथि है 1881 है। बीपीएससी में इस तरीके के खूब सवाल आते हैं, आईएएस के प्री भी देखेंगे तो बहुत सारा फैक्चुअल जो स्टेटमेंट क्रिएट होता है तो इन्हीं सब चीज़ों से होता है। बहुत ऐसा नहीं कि कहीं से कोई स्टेटमेंट या कोई तिथि को निकाल के यूपीएससी दे देता है। तो 1881 में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी और इस समय लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल थे। तो आप इसको याद रखेंगे, लॉर्ड रिपन आप याद रखेंगे। तो लॉर्ड रिपन और लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड मेयो को याद रखेंगे। तो ये एक बेसिक फैक्ट है जनगणना के बारे में। अब इसमें हम देखेंगे कि यहाँ से जो 1881 से हमारे यहाँ जो जनगणना हुआ वहाँ से नियमित जनगणना प्रत्येक 10 साल पर होता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि भारत में जो है जनगणना है कब किया जाता है, तो प्रत्येक 10 साल पर नियमित तौर पर 1881 से किया जा रहा है, जबकि पहली बार 1872 में किया गया था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड मेयो थे। और आप देखेंगे कि यहाँ लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन में रिफॉर्म के लिए भी जाना जाता है भारत में, तो आप इसको भी याद रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ एक शब्द देखेंगे कि 1881 में जनगणना आयुक्त जो है पहली बार आए थे। आप देखेंगे कि यहाँ से बेहतर तरीक़ा से प्रशासनिक ढांचा का निर्माण हुआ कि जनगणना किस तरीक़ा से किया जाएगा, जो हम आगे आप लोगों को बताएंगे भी। तो 1881 में पहली बार जनगणना आयुक्त बने, उनका नाम आप देखेंगे तो WC प्लोडेन इनका नाम था। तो प्लोडेन है शब्द है, तो आप याद रखेंगे WC प्लोडेन ये पहले जनगणना आयुक्त थे भारत के। और वो कब हुए थे, 1881 में। 1881 में ये फैक्ट है, आप इसको याद रखेंगे। बीपीएससी में इस तरह का फैक्ट आ जाता है। 1872 में जो जनगणना हुआ था वो असंगठित जनगणना था। क्या था, असंगठित था। असंगठित होने की वजह से जो है इसमें कोई जनगणना आयुक्त नहीं थे। तो आप ये बात याद रखेंगे, बेसिक फैक्ट है। और इसमें अभी और भी कुछ बेसिक फैक्ट है जिसको हम देखेंगे। आप एक सवाल, आप अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो यूपीएससी को आप देखेंगे कि यूपीएससी जो है मोस्ट फोकस किस पे करता है, एक्ट पे करता है, रेगुलेशन पे करता है। ठीक है, अगर वो किसी संगठन के बारे में पूछ रहा है तो उसका ध्यान यूपीएससी का जो मुख्य रूप से होता है एक्ट पर होता है, और अदरवाइज
सारे एग्ज़ाम अब इसी तरह मूव कर रहा है, बीपीएससी को भी देखेंगे, उत्तर प्रदेश पीसीएस भी देखेंगे, तो इसी तरीके से जा रहा है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि जो जनगणना है भारत में वो किस एक्ट के माध्यम से होता है। तो जनगणना के लिए हमारे यहाँ सेंसस एक्ट जो है 1948 का है, तो आप इसको याद रखेंगे। एक सेंसस एक्ट है 1948 का, आप इसको याद रखेंगे। इसी के माध्यम से जो है भारत में जनगणना किया जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। साथ में इस एक्ट को लागू करने के लिए एक रूल लाया था, तो सेंसस रूल 1990 का है, उसके तहत जनगणना होता है, तो आप याद रखेंगे। सेंसस रूल 1990 का, इसी के तहत जनगणना किया जाता है। तो जनगणना अधिनियम है 1948 का, तो इसको याद रखेंगे। और जनगणना जो है आप देखेंगे कि जनगणना किसके अधीनस्थ में होता है, कौन मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व होती है, तो आप देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, यानी कि गृह मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व होता है। तो आप याद रखेंगे कि जनगणना जो भारत में किया जाता है किसके माध्यम से किया जाता है, गृह मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। तो आप एकदम इसको याद रखेंगे, यूपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जनगणना जो है सेंसस एक्ट 1948 का है उसके माध्यम से, और उसको लागू करने के लिए रूल 1990 का है, यानी कि सेंसस रूल है 1990 का, उसके माध्यम से किया जाता है। इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका है, गृह मंत्रालय का होता है। अब देखें कि जो जनगणना का संचालक कौन होता है। जनगणना का संचालक अगर आप देखेंगे, जनगणना का संचालक कौन होता है, तो आप इसमें देखेंगे कि एक ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं, उनके द्वारा जनगणना का संचालन किया जाता है। तो आप इसको याद रखें, जिसको हिंदी में जनगणना आयुक्त भी बोलते हैं। तो इसको याद रखेंगे, जनगणना का संचालक कौन होता है। डे टू डे प्रशासन के लिए देखेंगे कि कौन सा जिम्मेवार अथॉरिटी है, तो आप देखेंगे गृह मंत्रालय के अधीनस्थ तो होते हैं, लेकिन इनका नाम है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। तो इनके द्वारा जो है जनगणना का संचालन किया जाता है, और ये किस मंत्रालय के अधीनस्थ होते हैं, तो गृह मंत्रालय। तो आप इसको याद रखेंगे, गृह मंत्रालय के द्वारा जनगणना कंडक्ट करवाया जाता है भारत के अंदर। ये बेसिक आइडिया था। अब हम थोड़ा यहाँ देखना चाहेंगे कि 2027 का जो जनगणना है, जो 2027 का जनगणना है, हमारा मुख्य फोकस इस पे है क्योंकि करंट अफेयर है। तो यहाँ से आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि जो 27 की जनगणना है कैवी जनगणना है, तो आप इसको याद रखेंगे। ये कुल 16वीं है, यानी कि जब से हमारे यहाँ जनगणना हो रही है तब से इसका जो क्रम है 16वां है, और आज़ादी के बाद 8वीं है। तो आप इसको याद रखेंगे, आज़ादी के बाद यह क्या है, 8वीं। भारत के पहले जनगणना आयुक्त का नाम क्या था, तो WC प्लोडेन नाम था, WC प्लोडेन उनका नाम था। अभी जो जनगणना आयुक्त हैं उनका नाम, अभी जो जनगणना आयुक्त उनका नाम है मृत्युंजय कुमार नारायण। तो 2027 की जो जनगणना हो रही है उनका उसका नाम, उसके जनगणना आयुक्त का नाम क्या है, तो मृत्युंजय इनका नाम है, मृत्युंजय कुमार, आप याद रखेंगे, मृत्युंजय कुमार नारायण। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, मृत्युंजय कुमार इनका नारायण है। ये 2027 के सेंसस की बात है। अब देखें कि 2000 पूरा सबसे पहले जो मतलब इसके पूर्व जो जनगणना हुआ था 2011 में हुआ था, तो 10 साल पर उनके अनुरूप क्या होना चाहिए था, 2021 में जनगणना होना चाहिए था, लेकिन उस समय कोविड के कारण जनगणना नहीं हो पाया था, आप इसको याद रखेंगे। और मृत्युंजय कुमार नारायण जो है अभी वर्तमान में क्या है, जनगणना आयुक्त है। अभी जो जनगणना हो रहा है उसका शुभंकर क्या है, तो शुभंकर आप देख लेंगे, शुभंकर का जो नाम है प्रगति एवं विकास नाम रखा गया है। और प्रगति जो है स्त्री और विकास पुरुष है, और इसलिए जो है भारत के जो विकसित भारत है उसमें स्त्री और पुरुष दोनों की समान भूमिकाओं पर बल देने के कारण जो है इनका नाम रखा गया है प्रगति और विकास शुभंकर। तो आप इसको याद रखेंगे। तो चलिए अभी इसमें एक दो चीज़ आपसे जो पूछा जा सकता है कि जनगणना मतलब होता क्यों है, तो जो सेंसस जो है कंडक्ट हमारे यहाँ क्यों होता है, तो बेसिक बात आपसे पूछा जा सकता है कहीं भी, तो हम इसको लिख देते हैं थोड़ा। पहले तो जनगणना का जो आप उपयोग करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारा देश जो है सामाजिक आर्थिक इंडिकेटर होता है, जिससे साक्षरता होता है, लिंगानुपात होता है, तो जनाकांक्षिकीय जो हमारे यहाँ स्थिति है उस स्टेटस के बारे में पूर्णतः पता हो जाता है। तो सामाजिक आर्थिक जो विकास का इंडिकेटर है, तो हम उसके बारे में डेटा इकट्ठा करते हैं और जान पाते हैं कि हमारे देश में सामाजिक आर्थिक विकास कितना हुआ है पिछले 10 वर्षों में। तो पहली बात तो यही है। दूसरा बात ये होता है कि जो हम डेटा का इकट्ठा करते हैं उसे योजनाओं का निर्धारण किया जाता है, और योजनाओं का निर्धारण करते हैं जब, तो हमें ये पता होता है कि हमारे पास इतनी जनसंख्या और इतनी जनसंख्या इस वर्ग में है,
तो योजनाओं का निर्धारण में और साथ में आप देखेंगे कि उसके लिए धन का आवंटन हो पाता है। मान लेते हैं कि कोई स्कीम ला रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि कितने लोगों को हमें आवास देना है। अगर हमें पता रहेगा तो ज़्यादा मतलब स्थिति होगा कि हम ऑब्जेक्टिव तरीक़ा से उसको लाभ पहुंचा पाएंगे। तो फंड का निर्धारण में भी इसकी भूमिका होती है। साथ में देखेंगे कि जो वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग जैसे कि अभी 16वां वित्त आयोग है, 16वां वित्त आयोग जो होता है वो क्या करता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड करवाता है, तो उसमें एक जो मेजर आधार होता है, जब हम राज्यों के बीच में जब बंटवारा करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो फंड वित्त आयोग के रिकमेंडेशन पर दिया जाता है, तो उसमें एक बड़ा जो इंडिकेटर होता है क्या होता है, जनगणना होता है, यानी कि जनसंख्या होता है। तो इसलिए जनगणना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ में देखेंगे परिसीमन के लिए भी जो है इसका बड़ी उपयोग है। तो ताकि परिसीमन हम क्यों करते हैं, देखिए वन वोट वन वैल्यू का जो हमारा फिलोसफी है, चाहे लोकतांत्रिक जो सिद्धांत है, उसका धरातल स्तर पर उपयोग हो सके, तो परिसीमन करने में भी जो है जो जनगणना है उसका जो डेटा है उसकी उपयोग किया जाता है। साथ में देखेंगे कि आपदा प्रबंधन में भी आप देखेंगे कि आपदा प्रबंधन में भी जनगणना हमारी महती भूमिका का निर्वहन करती है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। और अनुसंधान और अध्यापन अध्ययन के लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इतना सारा उपयोग है, आपसे पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव मेमोराइज करके रखेंगे और ये मेंस में भी सवाल आ सकता है। अब हम धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव चलेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं पहला जो प्रश्न है, इसमें आप देखेंगे कि भारत में पहली जनगणना कब की गई थी। तो आपको पता है कि भारत में पहली जनगणना कब की गई थी, 1872 में किया गया था। और उस किसके कार्यकाल में किया गया था, तो लॉर्ड मेयो, आप याद रखेंगे लॉर्ड मेयो गवर्नर जनरल थे, उनके कार्यकाल में पहली जनगणना किया गया था। और ये क्या था, असंगठित था। तो आप इसको भी याद रखेंगे, यह जो जनगणना था हमारे यहाँ क्या था, असंगठित था। और इस समय कोई जनगणना आयुक्त नहीं थे, जनगणना आयुक्त इस समय नहीं थे, आप इसको भी याद रखेंगे। 3 फैक्ट है। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली नियमित जनगणना किस वर्ष की गई थी, तो 1881 में। 1881 में पहली नियमित जनगणना की गई थी। किसके कार्यकाल में किया गया था, तो लॉर्ड रिपन थे इस समय, तो आप इसको भी याद रखेंगे, लॉर्ड रिपन थे। और इस समय पहली बार जनगणना आयुक्त भी बने भारत के अंदर। तो इस जनगणना आयुक्त कौन बने थे, WC प्लोडेन इनका नाम था। तो WC प्लोडेन करके जो व्यक्ति थे वो जनगणना आयुक्त बने थे भारत के, वो पहले जनगणना आयुक्त थे, आप इसको भी याद रखेंगे। साथ में ये याद रखेंगे कि यहाँ से नियमित जनगणना प्रत्येक 10 साल पर जो है भारत में कंडक्ट किया गया है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि भारत में जनगणना किस अंतराल पर कराया जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे, जनगणना प्रत्येक वर्ष यानी कि प्रत्येक 10 साल पर भारत में जनगणना कराया जाता है। और जनगणना किसके द्वारा कराया जाता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, जनगणना किसके द्वारा होता है, भारत में मंत्रालय याद रखेंगे, गृह मंत्रालय। यूपीएससी में प्रश्न आ सकता है पीटी में कि कौन सा मंत्रालय जो है जनगणना कंडक्ट करती है, तो गृह मंत्रालय, आप इसको याद रखेंगे। एक और चीज़ याद रखेंगे, जो जनगणना शब्द है, जैसे कि आप पॉलिटी का तैयारी करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं कि जो प्रश्न आ जाता है कि केंद्रीय सूची में कौन सा विषय है या फिर राज्य सूची में कौन है, समवर्ती सूची में कौन है, तो उसके लिए एग्जामिनर अलग से टूट के लाते, ऐसा नहीं है, जो भी डिबेट में होता है, जो चर्चा में होता है, उसी को दे देता है। तो आप याद रखेंगे जो है जनगणना है यह केंद्रीय सूची का विषय है, किसका है, सेंट्रल लिस्ट में है ये, किसका है, केंद्रीय सूची का विषय है। तो अब इस पर हम बात अभी डिबेट करेंगे, केंद्रीय सूची का मतलब क्या होता है और कहाँ है, तो थोड़ा चर्चा कर लेंगे इस पर। चलिए देखते हैं, अगर आप देखेंगे थोड़ा देख ही लेते हैं, जब सूची की बात आता है तो आप देखेंगे कि जो विधायी शक्तियों का बंटवारा है, आप देखेंगे कार्यपालिका जो सरकार का जो अंग होता है, आप देखेंगे सरकार होता है। अब सरकार है उसका 3 अंग होता है, जनरली माना जाता है कि सरकार का कितना अंग होता है, 3 अंग होता है। और एक तो विधायिका होता है, विधायिका है, दूसरा क्या है, कार्यपालिका है, और तीसरा न्यायपालिका। ये सब क्या है, सरकार के अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और आप ये भी जानते हैं कि डेमोक्रेसी में ये तीनों अंग में क्या होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर इसी को बोलते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर किसको बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव जो है, लेजिस्लेटिव है और जुडिशियरी है, उसके बीच में डिवीजन होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए, इसी को सेपरेशन ऑफ पावर बोलते हैं। तो भारत में जो शक्ति का पृथक्करण है, साथ में चेक एंड बैलेंस है, तो आप इसको बेसिक बात याद रखेंगे। अब जो विधायी शक्तियों का बंटवारा है, अगर आप देखेंगे कि जो अब यहाँ है कि जो संघात्मक शासन प्रणाली है, ये तो डेमोक्रेसी के अंदर हो गया कि सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी कि जो विधायिका है और दूसरा अंग जो हो गया सरकार का कार्यपालिका, और तीसरा अंग हो गया न्यायपालिका, ठीक है। तो इस तीनों के बीच में पृथक्करण होना चाहिए, लेकिन ये तो
डेमोक्रेसी का लक्षण है, किसका लक्षण है? लोकतंत्र का। लोकतंत्र का ये मूलभूत तत्व भी है और लक्षण भी है, ठीक है। लेकिन जहाँ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है और जहाँ संघात्मक शासन प्रणाली है वहाँ अंतर है। अब देखेंगे कि जो लोकतंत्र भी है, जहाँ संघात्मक शासन प्रणाली है, जैसे ये तो ब्रिटेन के अंदर भी आप देखेंगे तो ब्रिटेन में भी पाया जाता है कि ब्रिटेन में क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर है। ब्रिटेन के अंदर भी क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर है। तो अब यहाँ देखें संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर के साथ साथ क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है कि जहाँ संघात्मक शासन प्रणाली है, जहाँ संघात्मक फेडरल सिस्टम है, जैसे यूएसए हो गया और इंडिया हो गया, आप देखेंगे तो यहाँ क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर भी है, यानी कि शक्ति का पृथक्करण है, यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका में अंतर है। साथ में क्या है? शक्ति का विकेंद्रीकरण है। शक्ति का विकेंद्रीकरण भी यहाँ है। तो आपसे ये दोनों सवाल आ सकता है यूपीएससी के पीटी में कि शक्ति का पृथक्करण और शक्ति के विकेंद्रीकरण में क्या डिफरेंशिएट है, क्या अंतर है, पीटी में लिख के सीधे एक लाइन में आ सकता है। तो ये तो मैंने बता दिया कि शक्ति का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में अलगाव होना चाहिए। एक ही प्राधिकार में ये सारे शक्तियाँ नहीं होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति में, किसी एक प्राधिकार में सारा शक्तियों का निर्धारण नहीं होना चाहिए या अंतर्निहित नहीं होना चाहिए। अब शक्ति का विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है कि 2 सेंटरों के बीच में या 3 सेंटरों के बीच में शक्तियों का बंटवारा हो जाना चाहिए। विधायी हो गया, कार्यपालिका की हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? संघात्मक शासन प्रणाली बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा? जैसे कि केंद्र सरकार हो गया, ठीक है, एक सेंटर हो गया, यहाँ राज्य सरकार हो गया, ये दूसरा सेंटर हो गया, और ये तीसरा स्थानीय सरकार हो गया, जो आप देखते हैं कि नगर पालिका होता है और आप देखते हैं कि ग्राम सभा होता है, ग्राम पंचायत है। तो ये सेंटर हो गया, इसको बोलते हैं क्या? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और जबकि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में जो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? शक्ति का पृथक्करण। तो एक बार हम मैप बना के थोड़ा आपको समझा देते हैं ताकि आपके जो इस तरीके का सवाल आ सकता है तो बेसिक आप यहाँ से समझ जाइए। अब जैसे कि देखेंगे कि केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, और यहाँ हो गया स्थानीय सरकार, जिसमें शहरी और ग्रामीण आता है। इसको हम क्या बोलते हैं? शक्ति का विकेंद्रीकरण। इसको हम क्या बोलेंगे? शक्ति का विकेंद्रीकरण। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जबकि अगर आप देखेंगे यहाँ कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया और विधायिका हो गया, इसके बीच में जो बंटवारा है इसको हम क्या बोलते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण। तो आप इसको भी याद रखेंगे, यहाँ से यूपीएससी के पीटी में सवाल आ सकता है। तो एक बेसिक आइडिया था। तो अब यहाँ हमने बोला था कि जो हमारे यहाँ 7वीं अनुसूची है, आप देखेंगे 7वीं अनुसूची है, संविधान 12 अनुसूची है, तो 7वीं अनुसूची भी जो है अनुच्छेद जो है आप देखेंगे कि 246 है। तो इसी तरीक़े से याद होता है, बहुत जोर नहीं देना दिमाग पे कि एकदम आर्टिकल याद हो जाए, अनुच्छेद याद हो जाए, इस तरीके का सवाल नहीं आता है। लेकिन आप जब निरंतर पढ़ते रहेंगे तो याद हो जाएगा। तो 200 अनुच्छेद 246 है 7वीं अनुसूची में। यहाँ क्या किया गया है कि 3 सूचियाँ हैं, केंद्र सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची और एक अवशिष्ट सूची है जो इन तीनों सूची में नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि केंद्रीय सूची है, यानी कि केंद्र सरकार के लिए कुछ विषय निर्धारित किया गया जिससे केवल कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार बना सकता है। उसी प्रकार राज्य सूची है, राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति किसको है? राज्य को है। समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची पर शक्ति किसको है? केंद्र और राज्य दोनों को है। तो आप इसको बस बेसिक अभी याद रखेंगे, धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे, धीरे धीरे जो है आपका नॉलेज इंक्रीज होते जाएगा। तो आप एक बार एक जो है पूरा डीप नहीं जाना है, बेसिक आपको याद रखना है कि 7वीं अनुसूची है वो अनुच्छेद 246 है, जिसमें क्या किया गया है कि तीनों चीज़ों का वर्णन किया गया है। केंद्रीय सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, इन तीनों चीज़ों को क्या किया गया है? वहाँ वर्णन किया गया है। मतलब वहाँ जो है राज्य के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। तो जो हमारा जनगणना है किस सूची में है? आप देखेंगे जनगणना जो है किस सूची में है? केंद्रीय सूची का विषय है। तो आप याद रखेंगे केंद्रीय सूची का विषय है जनगणना। और अभी इसमें कितने हैं विषय? तो आप देखेंगे कि 100 विषय है, 97 मूल संविधान में था। तो अभी इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा फैक्चुअल हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है कि भारत में जनगणना कराने की जिम्मेदारी किसके पास है? तो अभी मैंने आपको बताया था किसके पास है? गृह मंत्रालय के पास है। गृह मंत्रालय के पास, और इसके लिए सेंसस कमिश्नर होते हैं।
अलग से, तो आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं भारत में जनगणना का कार्य कौन सा कार्यालय करता है। तो आपको मैंने बताया कि रजिस्ट्रार जनरल जनगणना आयुक्त कार्यालय है, उनके द्वारा यह जनगणना किया जाता है। और किस मंत्रालय के अधीन है, तो गृह मंत्रालय। आप इसको याद रखेंगे, एकदम प्रश्न यहाँ से आएगा कि किसके अधीन है, गृह मंत्रालय के अधीन है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब की गई थी, तो आप देखेंगे कि 1951 में किया गया था, आप इसको याद रखेंगे। जनगणना किस अधिनियम के अंतर्गत कराया जाता है, तो सेंसस एक्ट 1948 का है। आप देखेंगे कि सेंसस एक्ट कब आया था, 1948 में आया था, जबकि सेंसस रूल जो है सेंसस रूल 1990 में आया था। इन दोनों चीज़ों को याद रखेंगे। सेंसस एक्ट कब आया था, 1948 में, रूल 1990 में। अब यहीं से आपसे सवाल पूछा जा सकता है एक्ट क्या है और रूल क्या है। मैं इस पर लास्ट में डिबेट करूंगा एक्ट एंड रूल पे, क्योंकि यूपीएससी के ये प्री के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं, लेकिन आप अगर यहाँ से प्रिपरेशन नहीं रहेगा तो इंटरव्यू में दिक्कत हो सकता है। तो इस तरीके के सवाल आते रहता है, या फिर आप मुख्य परीक्षा लिखते हैं तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं आगे डिबेट करूँगा इस पर। चलिए देखते हैं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना लगभग कितना था। आप देखेंगे जनसंख्या कितना था, तो आप देखेंगे कि 121 करोड़ था। तो इस ये हुआ फैक्ट। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था, आप देखेंगे कि 243 था। लिंगानुपात कितना था, 243 था। आप देखेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना था, तो भारत की साक्षरता दर आप देखेंगे कि 74.04% था। तो आप ये सब तो याद कर लेंगे बुक से, मेरा उद्देश्य आपको ये सब पढ़ाना नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। एक मिनट रुक जाइए, फिर देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आप देखेंगे कि सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना में जनसंख्या की गणना किस विधि से की जाती है, तो आप देखें कि प्रत्यक्ष गणना किया जाता है भारत में। जैसे कि हम अपने यहाँ जो कर्मी होते हैं वो क्या करते हैं कि प्रत्येक घर जाते हैं और जनगणना प्रत्यक्ष तरीका से करते हैं। अगला प्रश्न देखें, 14 नंबर प्रश्न है कि भारत की अगली जनगणना किस वर्ष प्रस्तावित है, तो आप देखें कि 2027 में जो है भारत की जनगणना प्रस्तावित है। 2027 में भारत की जनगणना की जा रही। कैवी जनगणना है, 16वीं है, आप इसको याद रखेंगे, 16वीं है। और आज़ाद भारत की कैवी है, 8वीं है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, यहाँ से पीटी में सवाल आ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की जो जनगणना है किस सूची में है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी सूची क्या है, केंद्रीय सूची है, आप इसको भी याद रखेंगे। यानी कि केंद्रीय सूची का मतलब है संघ सूची है, आप इसको याद रखेंगे। और संघ सूची कहाँ है, कितने विषय है टोटल संघ सूची में, 100 हैं, अभी इसको भी याद रखेंगे। और मूल संविधान में कितना था, तो आप देखेंगे कि मूल संविधान में 97 था। और संघ सूची का क्या तात्पर्य है, क्योंकि इस पर संसद जो है, भारत की जो पार्लियामेंट है, वह कानून बनाने में सक्षम प्राधिकार है, तो आप इसको याद रखेंगे। संसद जो है कानून बना सकती है किस पे, संघीय सूची पे, आप इसको याद रखेंगे। और जो देखेंगे कि संघ और राज्य और संवर्ती सूची इसका कहाँ वर्णन है, तो अनुच्छेद 246, आप इस तरीके से आर्टिकल को याद रखेंगे। अनुच्छेद 246 जो है इसमें वर्णन है। और ये किस कहाँ है, 7वीं अनुसूची में। तो 7वीं अनुसूची में जो है ये अनुच्छेद 246 है। और जो है विधायी शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में दिया गया है। तो इस तरीके से याद रखेंगे, यूपीएससी में अनुसूची से सवाल खूब आता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत में जो जनगणना हुआ था 2011 में, उस समय भारत का रजिस्ट्रार जनरल कौन था या जनगणना आयुक्त कौन थे, तो सी चंद्र मौली थे, आप इनको भी याद रखेंगे। और इस साल कौन है जो 2027 में होने वाला है, तो इसमें कौन है, मृत्युंजय कुमार नारायण, तो आप इसको याद रखेंगे। जो 2027 में जनगणना हो रहा है उसके लिए भारत का रजिस्ट्रार जनरल कौन है, तो आप इसको याद रखेंगे, मृत्युंजय कुमार नारायण। यहाँ से सवाल आ सकता है, मृत्युंजय कुमार नारायण जनगणना आयुक्त होंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आप देखेंगे कि 382 है, 382 वर्ग किलोमीटर, आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो है। अगला प्रश्न है कि भारत में जो जनगणना 2027 में पहली बार किस तकनीक का व्यापक प्रयोग होगा, तो देखिए डिजिटल और मोबाइल आधारित डेटा संग्रह किया जाएगा। तो इस बार जो है पूर्णतः डिजिटल जनगणना हो जाएगा इस बार। तो पूर्णतः क्या है, डिजिटल जनगणना होगा। आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो है मोबाइल ऐप के माध्यम से इस बार जनगणना किया जाएगा। और सेल्फ इनोमिनेटर का उपयोग किया जाएगा, मतलब सिर्फ स्वयं जो है जनगणना से संबंधित डेटा को व्यक्ति खुद भर सकता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना में कौन सा डेटा शामिल नहीं होता है, तो आप देखेंगे कि आय नहीं होता, जनसंख्या, शिक्षा, धर्म तो होता है, आय नहीं होता, आप इसको याद रखेंगे, आय का यहाँ चर्चा नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है
कि जनगणना के आधार पर कौन सी योजना बनाती है, तो आप देखेंगे कि विकास योजना, संसाधन का वितरण, निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण है। तो ये मैंने पहले बताया गया था आपको कि जनगणना का हम कहाँ का उपयोग करते हैं, तो विकास योजनाओं में करते हैं, संसाधनों के वितरण में, निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारण में, तो परिसीमन में तो होता ही है ना, परिसीमन में जनगणना का उपयोग किया जाता है। तो आप इसके बारे में भी पढ़े होंगे, अनुच्छेद 72 और 170 ये परिसीमन करने की बात किया गया कि प्रत्येक जनगणना के उपरांत जो है देश के अंदर जो है लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं की सीटों का परिसीमन किया जाएगा। एक बार बेसिक फैक्ट देख लेते हैं 2027 की जनगणना के बारे में। भारत की 16वीं जनगणना होगी, स्वतंत्र भारत की 8वीं होगी। पिछला कब हुआ था? 2011 में हुआ था। 21 में जनगणना कोविड-19 के कारण टल गया था। इसमें देखेंगे कि ये जो जनगणना हो रही है ये 2 चरण में किया जाएगा। पहला में हाउस लिस्टिंग किया जाएगा, यानी कि घर के बारे में जो है जानकारी प्राप्त किया जाएगा, और ये अप्रैल से सितंबर 2026 तक किया जाएगा। दूसरा चरण पॉपुलेशन इनुमरेशन किया जाएगा, यानी कि जनसंख्या को काउंट किया जाएगा फरवरी 2027 में। आप संदर्भ तिथि के भारत का अधिकांश भाग में 1 मार्च 2027 तक हो जाएगा। हिमालय क्षेत्र में अक्टूबर 2026 में किया जाएगा। मुख्य विशेषता क्या है? पहले डिजिटल जो है ये सेंसस है भारत का, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से डेटा किया जाएगा। सेल्फ इनुमरेशन किया जाएगा, खुद डेटा भरने की सुविधा होगी। जाति आधारित जनगणना 1931 के बाद पहली बार कास्ट भी शामिल होगा, मतलब 1931 में पहली बार कास्ट जनगणना हुआ था, जाति आधारित जनगणना होता है। इस बार भी कास्ट जो है जाति आधारित जनगणना को डाटा को शामिल किया जाएगा। तीसरा जो है पूर्णतः पेपरलेस होगा, तो इसको भी आप याद रखेंगे। 2 चरण में होगा, तो आपको मैंने बताया कि 2 चरण कौन कौन सा है। पहला हाउस लिस्टिंग होगा, यानी घरों की गिनती की जाएगी, सुविधाएं, पानी, शौचालय इत्यादि को देखा जाएगा। दूसरा चरण जो होगा क्या होगा? पॉपुलेशन को काउंट किया जाएगा, उसमें व्यक्ति की संबंधी जानकारी प्राप्त की जाएगी। आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय और जाति के बारे में पता किया जाएगा। अब जनगणना का आधार क्या होता है? तो आप देखें कि जनगणना का आधार है जनगणना अधिनियम 1948 के तहत होता है, और संचालक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वही होते हैं। तो 27 वाले जो है उससे भी थोड़ा प्रश्न देख लेते हैं, जनगणना पर क्या सवाल हो सकता है। तो भारत की 27 जनगणना कौन सी जनगणना होगी? तो 16वीं होगी। मैंने बताया कि 16वीं है ये, और आज़ादी के बाद क्या है? तो आज़ादी के बाद ये 8वीं जनगणना है, तो अब इसको याद रखेंगे। 8वीं जनगणना आज़ादी के बाद। स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? तो 8वीं है। ये एक प्रश्न है। आप देखेंगे अगला जो प्रश्न है, पिछली जनगणना कब की गई थी? तो 2011 में किया गया था। इसके हिसाब से 2021 में होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, कोविड-19 आने के कारण जो है जनगणना नहीं हो पाई 21 के अंदर। तो चलिए इसको याद रखेंगे। 21 की जनगणना क्यों नहीं हुई? कोविड-19 के कारण। आप इसको भी याद रखेंगे। 27 की जनगणना का पहला चरण को क्या कहते हैं? तो हाउस लिस्टिंग किया जाएगा। इसमें घरों के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाएगा, हाउस लिस्टिंग किया जाएगा पहले चरण में। दूसरे चरण में क्या होगा? पॉपुलेशन इनुमरेशन होगा, जो जनसंख्या है उसको हम गिनेंगे, और जनसंख्या गिनेंगे तो क्या गिनेंगे? ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 ऐसे काउंट करेंगे, बल्कि हम उसमें क्या देखेंगे कि लिंग के बारे में देखेंगे, शिक्षा के बारे में पता लगाएंगे, आयु के बारे में पता लगाएंगे, जाति आधारित, धर्म आधारित भी पता लगाया जाएगा। ठीक है। 2027 की जनगणना किस एक्ट के तहत होगी? तो ये तो पहले बताया जाएगा, सेंसस एक्ट है 1948 का, और सेंसस जो है आप देखेंगे सेंसस रूल कब का है? 1990 का है। हम दोनों बात को याद रखेंगे। भारत में जनगणना कौन कराता है? तो आपको मैं बताया कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है, और सेंसस कमिश्नर होता है, जनगणना आयुक्त इनको बोला जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि 2027 की प्रमुख विशेषता क्या है? तो आप देखेंगे कि यह डिजिटल जनगणना है, या डिजिटल जनगणना है। सेल्फ इनुमरेशन का क्या मतलब है? तो आप देखेंगे कि खुद डेटा भरने की प्रक्रिया को सेल्फ इनुमरेशन कहा गया, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न क्या है। जनगणना 2027 में किस प्रकार का डेटा शामिल किया गया? तो जाति डेटा भी है, इसमें जाति डेटा भी शामिल किया गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। भारत की पहली जाति आधारित जनगणना कब की गई थी? तो 1931 में किया गया था। ये सवाल खूब आता है, आप देखिए इसको याद रखेंगे। 1931 में जाति आधारित पहली जनगणना किया गया था भारत के अंदर। जनगणना के लिए जो देखेंगे कि रेफरेंस डेट सामान्यतः क्या है? तो आप 1 मार्च याद रखेंगे, 1 मार्च है, इस तरह का डेट है, तो इसको आप डेट है याद रखेंगे। हिमालय क्षेत्र के लिए 1 अक्टूबर है, पूरे भारत के लिए देखेंगे कि 1 मार्च है, और हिमालय क्षेत्र के लिए 1 अक्टूबर है, तो इसको याद रखेंगे। हाउस लिस्टिंग चरण में क्या गिना जाएगा? तो हाउस लिस्टिंग चरण में क्या गिना जाएगा? तो घर और उसकी सुविधाएं, कि पानी कहाँ से आ रहा है, ये सब चीज़ें इसमें बोला गया। पॉपुलेशन इनुमरेशन में क्या होगा? तो आप देखेंगे कि व्यक्ति को काउंट किया जाएगा, और व्यक्ति से जुड़ा हुआ जानकारी प्राप्त किया जाएगा, लिंग, आयु, शिक्षा, इन चीज़ों का पता लगाया जाएगा। जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो नीति निर्माण होता है, आपको मैंने बता दिया इस पर, तो ज़्यादा डिबेट नहीं करेंगे, पूर्णतः डिबेट किया जा चुका है। जनगणना डेटा का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये भी बताया जा सकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य योजनाओं के निर्धारण में किया जाता है। जनगणना कितने वर्षों में होता है? तो आप देखेंगे कि जनगणना 10 वर्षों में होता है। जनगणना का डिलिमिटेशन से क्या संबंध है? तो सीट निर्धारण में मदद करता है।
2027 का जो जनगणना है पूर्णतः डिजिटल ऐप पर आधारित होगा। तो इसके लिए मैंने डिजिटल ऐप के बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ कि थोड़ा आप लोग इस पर ध्यान रखें। पहला जो डिजिटल ऐप है HLO मोबाइल ऐप है, यानी कि हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन ऐप इसको बोलते हैं, HLO मोबाइल ऐप है। तो आप इसको याद रखेंगे। इसका पूरा नाम क्या है? हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन ऐप नाम है। इसका उपयोग क्या होगा? घरों की जानकारी फेज 1 के डेटा कलेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा और इसका इन्यूमरेटर द्वारा किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी होंगे और ये इनको क्या बोला जाता है? प्रगणक। ये प्रगणक के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसका फीचर है ऑफलाइन भी काम कर सकता है, सीधे सर्वर पर डेटा अपलोड करता है। तो ये आप बस याद रखेंगे आप कि पहला जो है HLO मोबाइल ऐप है, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन ऐप है। इसका उपयोग कौन करेगा? प्रगणक द्वारा किया जाएगा और इसमें घरों की जानकारी फेज 1 में इसका इस्तेमाल होगा। दूसरा जो ऐप है, आप इस ऐप के बारे में जानते हैं। दूसरा ऐप जो है सेंसस 2027 हाउस लिस्ट ऐप है। इसको जनगणना ऐप भी बोला गया है। ये ऑफिशियल सेंसस ऐप है। घर और परिवार का डाटा रिकॉर्ड करेगा, GPS लोकेशन भी कैप्चर करता है, तो इसको भी याद रखेंगे। तीसरा जो है डिजिटल लेआउट मैप है। डिजिटल लेआउट मैप है, इसका उपयोग क्या हुआ कि एरिया को मैपिंग करने, गाँव का नक्शा बनाना है। पहले डेटा इकट्ठा करने से पहले हाउस लिस्टिंग ब्लॉक बनाना है। तो जो हाउस लिस्टिंग ब्लॉक होगा उसको तैयार करने में मदद करेगा। इनुमरेशन ब्लॉक तैयार करना है और इनुमरेटर एंड अधिकारी इसका उपयोग करेंगे, तो ये भी याद रखेंगे। लास्ट में है सेल्फ इनुमरेशन पोर्टल या फिर कहें कि ऐप है। इसका उपयोग आम नागरिक करेंगे, खुद के डेटा भरने में करेंगे और यूनिक ID जनरेट करेगा, बाद में वेरिफिकेशन इसका किया जाएगा। लास्ट में देखेंगे जो प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए है वो क्या है? CMMS पोर्टल है, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसके द्वारा जो है अधिकारी सभी इनुमरेटर हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, फील्ड ट्रेनर हो गया, साथ में जो इंचार्ज ऑफिसर के लिए मूलतः है ये किसके लिए है? CMMS पोर्टल का इस्तेमाल कौन करेंगे? चार्ज ऑफिसर द्वारा किया जाएगा। चार्ज ऑफिसर देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में कौन होते हैं? तो BDO होता है चार्ज ऑफिसर। नगरीय क्षेत्र में कौन होते हैं? तो EO होते हैं, MEO जिनको बोला जाता है, म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चार्ज ऑफिसर होते हैं। तो ये हमारा जनगणना था। इसमें एक चीज़ जो हम आपको बताना चाहते हैं, एक जो आया था एक्ट के बारे में कि जनगणना जो है सेंसस एक्ट 1948 के तहत आयोजित होता है और रूल आया था कि सेंसस रूल 1990 का। ठीक है, तो एक्ट और रूल में क्या डिफ्रेंशिएट होता है थोड़ा हम यहाँ देखेंगे, क्योंकि ये PT में भी आ सकता है, इंटरव्यू के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपके समक्ष एक्ट है और यहाँ एक रूल है, आप इसको याद रखेंगे। जो एक्ट होता है ये विधायिका द्वारा बनाया जाता है, यानी विधायिका भारत में कौन सा? एक संसद हो गया, उसके बाद राज्य का विधानसभा, जो राज्य है उसका जो है विधानसभा है वो क्या है? विधायिका है। यानी एक्ट जो होता है संसद के द्वारा या फिर राज्य की विधायिका के द्वारा पारित विधेयक होता है। ये क्या होता है? उसके द्वारा पारित विधेयक को हम क्या बोलते हैं? एक्ट बोलते हैं। यानी कि भारत का जो लेजिस्लेटर है, लेजिस्लेटिव है, असेंबली है, वो चाहे वो राज्यों का हो चाहे सेंटर का हो, उनके द्वारा पारित विधेयक को हम क्या बोलते हैं? एक्ट बोलते हैं। इसको याद रखेंगे। और एक्ट जो होता है ये प्राइमरी लॉ होता है, आप इसको भी याद रखेंगे। प्राइमरी क्या होता है? लॉ होता है, मुख्य लॉ इसको बोला जाता है, प्राथमिक लॉ भी बोला जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। यानी एक्ट हमेशा किसके द्वारा बनाया जाता है? विधायिका के द्वारा, और ये प्राइमरी लॉ होता है, आप इसको भी याद रखेंगे। रूल क्या होता है? रूल का जो निर्माण किया जाता है, हम एक्ट को बेहतर तरीक़ा से, अब मान लो कोई एक्ट बनेगा तो एक्ट तो प्राइमरी लॉ होता है, तो अब उसका बेहतर तरीक़ा से संचालन हो सके या फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों पर हम क्या करते हैं कि रूल बनाते हैं कि इस काम को कैसे करेंगे, उस काम को कैसे करेंगे, बेसिक बात के लिए। तो रूल मुख्यतः कौन बनाता है? तो आप इसको याद रखेंगे कि रूल जो है एक्ट को सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बनाया जाता है, एक्ट को सरल करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे, एक्ट को क्या करना है? सरल बनाना हो चाहे एग्जीक्यूट करना हो, उसके लिए बनाया जाता है रूल। साथ में रूल कौन बनाती है? तो आप इसको याद रखेंगे कि एग्जीक्यूटिव द्वारा बनाया जाता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव पार्ट्स कौन है भारत का? तो कार्यपालिका, यानी कि रूल किसके द्वारा बनाया जाता है? कार्यपालिका के द्वारा। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ये दोनों चीज़ था, कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट था, इससे सवाल आ सकते हैं प्री में या फिर मेंस में। तो ये हमारा जो है जनगणना पर आधारित प्रश्न था और बेसिक कॉन्सेप्ट था जो बहुत चीज़ था। तो फिर हम आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।